काल आज बहुत दिन बाद हम फिर से मिले। आज श्री आईवीएफ की तरफ से मैं डॉक्टर माधवी अरोड़ा सेठी एजोस्पर्मिया के बारे में बात करूंगी। एजोस्पर्मिया मीन्स जिसका जब हम पेशेंट का सीमेन काउंट चेक करते हैं, सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट चेक करते हैं, तो उसमें जब कोई भी स्पर्म नजर नहीं आता उसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो एजोस्पर्मिया हम किस सिचुएशन में कहेंगे? अगर आपके हमारे पास एक मरीज आता है, हम उसका सीमेन एनालिसिस करते हैं और उसमें स्पर्म काउंट नील मिलता है, तो सिंगल रिपोर्ट को हम कभी भी एजोस्पर्मिया नहीं कहते। कम से कम हमें 2 रिपोर्ट्स चाहिए टू कंफर्म कि ये एजोस्पर्मिया है। अगर पेशेंट ने 2 बार टेस्ट कराया और दोनों बार नील आया है तो हम उसको एक एजोस्पर्मिया का डायग्नोसिस देंगे। अब किन किन कंडीशंस में एजोस्पर्मिया हो सकता है? या तो कोई मेल पेशेंट को कभी बचपन में कोई लंबी बीमारी रही हो, कोई बचपन में पुरानी चोट लगी हो एट प्राइवेट पार्ट्स, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, या फिर कभी कोई लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिनरी इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन रही हो, कोई पास्ट हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रही हो, कोई पास्ट हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर या कोई कीमोथेरेपी फॉर कैंसर या कोई और बीमारी के लिए लिया हो, कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन खाई हो मरीज ने, कोई प्रीवियस एडिक्शंस हो, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, उस कंडीशन में कोई रीसेंट प्रोलॉन्ग फीवर की हिस्ट्री रही हो, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो कि फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे डिजीज की बात होती है। अच्छा, चलिए, अगर मरीज को पता चल गया है कि उसका एजोस्पर्मिया है तो आगे हम प्रोसीड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन कराने चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट्स बाय एन एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, जो बेसिकली जो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स, मेल प्राइवेट पार्ट्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। एग्जामिनेशन में कुछ अगर डायग्नोसिस होता है, नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई वैरिकोसील वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। ब्लड टेस्ट रहते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, एफएसएच लेवल्स एंड नॉर्मल हार्मोनल लेवल्स इन द बॉडी। फिर जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग में ये चेक करते हैं कि क्रोमोसोमल जो स्टडी है वो नॉर्मल मेल की है कि नहीं है, या फिर कोई और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। कभी कभार जरूरत पड़ती है ब्रेन का सीटी या एमआरआई की भी। और फाइनल कंफर्मेशन बच्चा होने के लिए अगर हम चेक करते हैं तो टेस्टिकुलर बायोप्सी या एफएनएसी करते हैं, जो टेस्टिस में सुई मार के चेक किया जाता है एफएनएसी में कि स्पर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब एजोस्पर्मिया डायग्नोज भी हो गया, टेस्ट्स भी हो गए, अब बच्चा चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है तो सेल्फ स्पर्म के साथ चांसेस उस सिनेरियो में कम रहते हैं। देन द चांसेस आर मोर कि हमें डोनर स्पर्म के लिए जाना पड़ेगा। अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोनल टैबलेट्स या इंजेक्शंस दे के हार्मोनल प्रॉब्लम करेक्ट की जा सकती है। कोई वैरिकोसील वगैरह की प्रॉब्लम है तो सर्जरी के थ्रू भी ये प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती है। कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं रुकावट है इजैकुलेटरी डक्ट में, तो उसके लिए भी सर्जरी करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। एंड अगर फाइनली अगर हमें कैसे पता चलता है, एफएनएसी में अगर हमें पता चल रहा है कि हमें मैच्योर स्पर्म मिल रहे हैं तो हम टीसा पीसा के थ्रू भी आईवीएफ के साथ मिलके हम हस्बैंड के ही स्पर्म से आईवीएफ करके प्रेगनेंसी अटेन कर सकते हैं, विच हैज अ वेरी गुड रिजल्ट। और अगर हम जैसे किसी मरीज का अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ इशू आता है, वेरिकोसील एंड ऑल, उसके लिए सर्जरी की जा सकती है जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर नेचुरली भी स्पर्म अच्छा नहीं आ रहा है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी खराब है, तो भी टीसा पीसा के थ्रू हम वो स्पर्म ले सकते हैं और एक पेशेंट को प्रेगनेंसी अटेन करने में उसकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।